एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशें तुमसे है। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी। स्टोरी नेम दो धड़कन एक मुरमुर, एपिसोड 7। हिमानी तो अंदर आ गई होती है क्योंकि अब बारी होती है पोस्टनेटल वार्ड की, जो कि डिलीवरी होने के बाद जच्चा और बच्चा, आई मीन टू से फीमेल और उसका बच्चा जो होता है, उन दोनों को जिस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टनेटल वार्ड। और प्रोफेसर होते हैं उन सारे बच्चों को लेके जाते हैं। तो हिमानी सबसे आगे आगे पहुंचती है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मेरा काम तो है अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैम ने जो बोला है। वो जाके सबसे पहले सुनती है कि एक्चुअल में सर बोल क्या रहे हैं। और वहाँ प्रज्ञा प्रज्ञा अभी भी बाहर होती है, लेकिन वो कब अंदर आती है इसकी हमें पता नहीं। अब जो प्रोफेसर है वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ये पार्ट कौन सा है और इसमें क्या काम होता है। तो पीछे से कुछ बच्चे बोलते हैं, हाँ यस सर, हमें पता चल गया। आफ्टर डिलीवरी उन जो भी है माँ और बच्चे दोनों को यही शिफ्ट किया जाता है ना। जी हाँ, 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे तो उनको यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में जो फीमेल होती है उनका जो यूट्रस होता है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी पहले जैसी पोजीशन ले रहा होता है। तो इस बीच में कुछ भी होने के बहुत चांस होते हैं। उनका बीपी बढ़ सकता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम उन्हें 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे तो हॉस्पिटल में रखते हैं। इसलिए ये वार्ड बनाया जाता है। भाई उस वार्ड में इतनी सारी फीमेल्स और बच्चे होते हैं कि हिमानी का बहुत मन करता है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो कोई बच्चा रो रहा होता है, वो मन करता है यार मैं जाके ले लूँ। लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस बार अगर उसे पकड़ लिया तो भाई खतरनाक वाली पनिशमेंट मिलने वाली है। वो बेचारी चुपचाप खुद को कंट्रोल करके बस सर की शांति से बातें सुन रही होती है। लेकिन जहाँ हिमानी हो वहाँ आफत ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तभी उसी वार्ड में एक तरफ एक फैमिली छोटी सी कि जिनमें एक महिला होती है, उसकी बेटी पैदा होती है। अब भाई उसकी सास, इवन उसका बेटा उस बेचारी महिला पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर रहे होते हैं कि तूने बेटी पैदा की है और मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है पैदा करने की? तुझे तो मार देना चाहिए, साथ में इस बेटी को भी मार देना चाहिए। एक तो पैदा कर दिए, मेरे घर पे बोझ बना दिया। बहुत कुछ सुना रहा होता है भाई उस बेटी के लिए। अब हिमानी को आवाज़ आती है, हिमानी बोलती है इतना कौन चिल्ला रहा है भाई? वो थोड़ा सा आगे जाके देखती है, सर को थोड़ा आगे जाके, वहाँ जाके देखती है तो भाई बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा होता है एक आदमी अपनी ही वाइफ के। वो भी किस लिए? कि उसकी बेटी हुई है। अब हिमानी पहले तो देखती है कि यार क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है। इतने में ही वहाँ उस वाले वार्ड में आ जाती है प्रज्ञा। प्रज्ञा भी बाकी स्टूडेंट को देखती है, तो वो उसकी नज़र जाती है जो थोड़ी ही दूरी पे खड़ी होती है हिमानी, कि ये वहाँ अकेली क्या कर रही है। लेकिन वो उसके पास नहीं जाती, वो वहीं और जो सर बता रहे होते हैं वहीं पे उन बच्चों को देख रही होती है, उनको ऑब्जर्व कर रही होती है कि बच्चे ठीक से सुन तो रहे ना। लेकिन हिमानी जाती है उसी आदमी के पास, वहाँ जाके बोलती है, ओ हेलो, कहा क्या कहा आपने अभी कि इन्होंने बेटी पैदा की है? क्या आपको पता नहीं है क्या कि बेटी पैदा करना इनके हाथ में नहीं है? सांड जैसा शरीर बना लिया है, इसमें थोड़ी मोटी बुद्धि भरी हुई है, थोड़ी कुछ सीख भी लेते, पढ़ भी लेते। तभी वो आदमी चलाता है, ये लड़की तमीज से जवान संभाल के, तो दिखने में तो डॉक्टर लग रही है, लेकिन तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। अरे भैया तू कोई भी हो, लेकिन अपनी बीवी से सबके सामने ऐसे बात करना शोभा देता है क्या? तभी हिमानी उस आंटी को बोलती कि आंटी जी आप समझाइए ना, मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि ये आपकी बहू होगी और ये आपका बेटा होगा। हम क्या समझाएं? हाँ, एक तो बेटी कर दी है, पहले से एक बेटी है, एक और बेटी हो गई। तो आंटी जी आपको मैं समझा देती हूँ, बेटी होना और बेटा होना आपकी बहू के बस की बात नहीं है, ये तो आपके बेटे पर डिपेंड करता है। इसी बीच पीछे खड़ी होती है प्रज्ञा, और बाकी सारे लोग भी उधर ही आ जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि बहुत ज़ोर से साउट हो रहा है, तो वो देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब भूमि आई मीन हिमानी बोलना स्टार्ट करती है उस दादी को, देखो आंटी जी आपने सुना ही होगा, इतना तो आपको पता ही होगा ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सोनोग्राफीज करवाते हो, तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक्स एक्स वाई वाई ऐसे करके कुछ होता है। हाँ सुना है। तो आपकी बहू के पास नहीं, इवन सारी लड़कियों के पास, सारी महिलाओं के पास, इंक्लूडिंग आपके पास भी सिर्फ एक्स एक्स ही है। मतलब का है थारो, मतलब ये है कि हमारा तो काम ही है, हम बेटी ही पैदा करेंगे। अब बेटी या बेटा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास हम फीमेल है तो हमारे पास फीमेल ही है। खाली कहना क्या चाहती है तू, हमको साफ साफ बता, समझ में कुछ ना आ रहा। मैं समझाती हूँ, रुको एक मिनट। प्रज्ञा पीछे से कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप शांति से सुन रही होती है कि ये क्या समझाना चाहती है। फिर हिमानी बोलना स्टार्ट करती है, देखिए ये है हमारे 2 एक्स
मतलब 2 अंडे मान के चलिए, ये हमारे हैं, मतलब एक फीमेल के, ये सिर्फ एग्स है, एक्स एक्स, ये 2 एग्स, ये आपकी बहू के पास थे, ठीक है। ये आपका बेटा है, आपके बेटे के पास एक एक्स है और एक वाई है। अब जब इन दोनों के बीच में वो जो संबंध बना था ना, अब उसके बाद में बेटा होगा या बेटी होगी, ये आपकी बहू पे डिपेंड नहीं करता, आपके बेटे पे डिपेंड करता है कि आपका बेटा उसको एक्स देता है या वाई देता है। अच्छा, ये कहना चाहती हो तुम कि मतलब ये छोरी हमारे छोरे की वजह से हुई है? बिल्कुल, समझ आया आपको? ये छोरी आपके छोरे की वजह से हुई है, ना कि आपकी बहू की वजह से। आपकी बहू तो बेचारी भोली भाली, उसको क्या पता। तभी वो जो आदमी होता है, जो लड़का होता है, बोलता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, है और क्या मेरी माँ को पट्टी पढ़ा रही हो, ए डॉक्टर। तभी उधर से मानी बोलना स्टार्ट करती है, भैया जी मैंने तो सच सच ही बोला है, अगर आपको यकीन ना हो तो आपके पास फ़ोन है जिसमें सारी दुनिया की जानकारी होती है, आप खुद ही सर्च कर लीजिए कि गलती किसकी है। गलती आपकी है, आपकी वाइफ की कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ती है, उस प्यारी सी बच्ची को देखती है, देखो कितनी मासूम सी बच्ची है, भैया जी देखो एकदम आपके ऊपर गई है, एकदम गोरी चिट्ठी, और आप बेचारी इस बच्ची को सुना रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ रही है तो तुम ही धर लो। अरे मैं तो धर लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में, मैं अच्छे से रख लेती, लेकिन अभी क्या है ना, मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए नहीं रखती। मैं तो अब यही बोलती हूँ कि रिस्क क्यों लेना, बेटी हो गई या बेटा होगा, बच्चे ही क्यों करना, 2 बच्चे आपके हो गए, आपने कहा आपके पास पहले से बच्ची है, तो हमारा वंश कैसे चलेगा। क्यों भैया, वंश लड़कियों से नहीं चल सकता क्या, लड़के ही चाहिए क्या वंश चलाने के लिए। मेरे माँ बाप की मैं एक इकलौती औलाद हूँ, एक ही हूँ, एक ही लड़की, उसने तो दोबारा बच्चे भी नहीं किए उन्होंने, तो इसका मतलब उनका वंश नहीं चल रहा क्या। देख हमारे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत ना है तने। जैसे ही हिमानी बोलने वाली होती है, उनको पीछे से आवाज़ आती है, मिस हिमानी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपना सेशन छोड़ के यहाँ बातें बना रहे हो। अब हिमानी पीछे देखती बोलती, अब वो मैम वो एक्चुअली में क्या बहुत लड़ाई हो रही थी। अच्छा तो आप ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए आई हो, यहाँ और भी लोग हैं ना, स्टाफ है यहाँ का, नर्सिस है, डॉक्टर है, आप अभी कुछ नहीं हो। अगर आपके ऊपर ये लीगल एक्शन ले ले तो फिर क्या करोगे आप वो मैम वो एक्शन क्यों लेंगे, क्यों बोल सकते हैं कि तुम इन्हें मेंटली परेशान कर रही हो। मैम ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। मिस हिमानी मैंने आपसे कितनी बार बोला है, बहुत बार, जब से हॉस्पिटल हमने आना स्टार्ट हुआ है, ये विजिट स्टार्ट हुई है, तब से मैं आपको ही समझा रही हूँ कि दूसरे के लफड़े में टांग नहीं अड़ानी है, अपने काम से काम रखना है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम है तुम लोगों का, उसको भी आप ठीक से कर नहीं रही हो, है ना कि आपको इन सब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज है, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे आगे चलोगे। बट एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज है लेकिन आधी अधूरी नॉलेज लेके आगे बढ़ोगी ना तो मुँह के बल गिरोगे, समझ आ रहा है। अब हिमानी बोलती, अब आई एम सॉरी मैम, बस मैं बस ये मैटर ठीक करना चाहती थी। हो गया ना ठीक आपका मैटर। जी मैम, अब आके वहाँ जाके चुपचाप खड़े हो जाइए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके खिलाफ़ एक्शन ले लूँ। वार्निंग तो मैंने दी थी आपको, लेकिन आप इतनी निहायत ही बदतमीज़ हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब वो आई एम सॉरी मैम। अब बेचारी हिमानी अपना सर नीचे करके फिर से आ जाती है वहीं तन्वी के पास। यार मेरे समझ नहीं आता कि तू चाहती क्या है, तो तू डॉक्टरी करने आई है या फिर लोगों की हेल्प करने आई, समाज सेवा करनी है तो फिर तू जाना दूसरे डिपार्टमेंट में, इधर क्या कर रही है। क्या यार तू बस करना, तो सही बोल रही है मैडम, दूसरे के लफड़े में क्यों अड़ा रही है। ये सब अगर सब ऐसे ही सोचेंगे ना कि दूसरे के लफड़े में दूसरे लगे, तो कोई किसी की हेल्प करेगा ही नहीं। तो करनी क्यों है भाई, आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, तो डॉक्टर क्यों बन रहा है, पैसे के लिए। पैसे के लिए डॉक्टर बन रहे हैं हम, अच्छी खासी बैठेंगे आराम से एसी वाले रूम में और पैसे छापेंगे दम के। वाह यार सही है, इसलिए तो डॉक्टर बनी है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है तेरी। चल ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, बेचारी हमारी शांत हो जाती है। वो जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं, वो एक एक करके समझा रहे होते हैं क्या क्या पॉइंट है इस वाले वार्ड में, आपको किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी फीमेल होती है जिसकी अभी भी डिलीवरी हो रही है, उसके वाइटल साइन पे फुल फोकस करना है। लेकिन 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 तभी प्रज्ञा के पास किसी का फ़ोन आता है, वो उस बाट से बाहर निकल जाती है, मतलब बाट के पास में ही होती है, वहाँ खड़ी होती है। तो तभी वहाँ पे एक लड़का, जो कि थोड़ा हैंडसम सा ही होता है लेकिन बहुत अजीब सा होता है, दिखने में एकदम मवाली टाइप का लग रहा होता है, गुंडा कहीं का। प्रज्ञा उस लड़के से बातें कर रही होती है, वो लड़का थोड़ा साउटली, मतलब थोड़ा चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुमने रिश्ते की मना कैसे कर दी। उधर से प्रज्ञा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मैंने मना कर दी। देखो मिस प्रज्ञा, शादी तो आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए।
इधर से प्रज्ञा बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुम भूलो मत, तुम मेरे पापा के हॉस्पिटल में काम करती हो, मेरे पापा के कॉलेज में लगी हुई हो। तभी प्रज्ञा बोलती, अपनी काबिलियत के दम पे लगी हो। क्या तुम्हारे पापा खुद एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो एग्ज़ाम देके मैं पोस्ट हासिल की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप के बोलना ही वाली होती है, इतने में वो जो लड़का होता है वो प्रज्ञा का मुंह पकड़ लेता है। अब भाई जब ऐसा सीन होता है तो तभी हिमानी की नज़र जाती है बाहर की तरफ कि ये क्या हो रहा है। वो बाहर आके देखती है, भाई साहब उस लड़के ने प्रज्ञा का मुंह पकड़ा होता है। वो भाई प्रज्ञा वो हिमानी बोलती है ये क्या हो रहा है। वो भाग के आती है, उस लड़के को धक्का दे देती है एकदम से और प्रज्ञा का हाथ पकड़ लेती है तल से पीछे की तरफ से और बोलती है, हे हुआ यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारे प्रोफेसर पे ऐसे हाथ उठाने की। उधर से वो लड़का बोलता है, हे लड़की बीच में मत आ, हट यहाँ से, नहीं हटूंगी। और तू है कौन साला मवाली। पीछे से प्रज्ञा बोलती है, मिस हिमानी आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। नहीं मैम, वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से, ये आपका मैटर नहीं है, मेरे पर्सनल मैटर में आपको दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। मैम माना ये पर्सनल मैटर होगा आपका, जो भी है आप इसे जानती है, लेकिन अभी ये पर्सनल नहीं है, प्रोफेशन हो गया हॉस्पिटल में और आप ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी आपके ऊपर हाथ उठा रहा बंदा। मिस हेमानी आप चाहती हो कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँ। नहीं मैम, लेकिन और बेचारी हाथ छोड़ देती है। फिर से पीछे आती है कि वो लड़का दोबारा से लड़के की तरफ आने के लिए होता है कि बीच में फिर हिमानी आ जाती है, उस लड़के को धक्का देती है और उसकी तरफ हाथ करती है कि आने की ज़रूरत भी मत करना। समझ आ रहा है, तुमने सोचा होगा कि ये यहाँ अकेली है, लेकिन यहाँ ये अकेली नहीं है, हम बहुत हैं यहाँ पे। तो लड़का बोलना स्टार्ट करता है, ओह कौन है तू, है कौन तू। ओ अच्छा, तो तू हॉस्पिटल में नहीं आई है, कॉलेज में नहीं आई है, तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। अरे भैया मुझे जानना ही नहीं है, तू कौन है, मैं क्या करूँगी तुझे जान के, मुझे कौन सा तेरा ऑटोग्राफ लेके अपने घर पे छाप रहा हूँ। जैसे फिर प्रज्ञा स्टार्ट कर दी, हिमानी मैंने कहा ना जाइए जाके अपना सेशन अटेंड कीजिए। मैम मैं सेशन अटेंड कर लूँगी, लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। मिस हिमानी आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं, कहा ना जाइए आप यहाँ से। अब मैं चले जाऊँगी, आप इनको बोलिए ये यहाँ से जाए। उधर से वो लड़का हंस रहा है, अच्छा ये मुझे बोलेगी, इसकी इतनी औकात है कि मुझे बोलेगी, ऐसा वो बोलता है। अब ये हिमानी सुन लेती है, हिमानी उस लड़के के सामने खड़ी होती है, क्यों भैया औकात क्यों नहीं होगी, हमारे कॉलेज की ये प्रोफेसर है, इतनी तो औकात है। और जहाँ तक तुम्हें देख के लगता है तुम तो कहीं के ड्राइवर भी नहीं लगते हो। सिर्फ वो लड़का बोलता है, हे तू जानती नहीं है ना मैं कौन हूँ, मैं तेरे ही कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा हूँ। ओ तेरी, तो ऐसी बात है क्या, तू प्रिंसिपल का बेटा है। साला प्रिंसिपल इतना अच्छा और तू इतना कच्चा, मतलब है तू उनका बच्चा। पीछे से प्रज्ञा देखते हैं कि किस लैंग्वेज को यूज़ कर रही होती है। वैसे हिमानी ये आपकी कौन सी टोन में, किस टोन में बात कर रही हो आप। हाँ वो मैं अच्छे घर से हूँ, नो डाउट मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छी खासी रिच भी है, नो डाउट, लेकिन वो कभी कभी ऐसे लोगों से बात करने के लिए ऐसी लैंग्वेज आ जाती है खुद ब खुद। आप चाहिए यहाँ से, मैं मेरा मैटर खुद संभाल सकती हूँ। पर देख के लग तो नहीं रहा आप अपना मैटर संभाल रही हो क्या। वो मैम को कुछ नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे। लड़का फिर से आगे बढ़ता है उधर से प्रज्ञा की तरफ, लेकिन हिमानी कहाँ ही हटने वाली थी, बीच में से बोलती, अरे भैया कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको, जाइए आप यहाँ से, हॉस्पिटल का टाइम है हमारा और आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, अब मैडम को पढ़ाने भी दो। अब वो वहीं से बोलता है, प्रज्ञा शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे अलावा तुम किसी और से ना शादी कर सकती हो और ना ही प्यार। तुम जब तक चाहे मैं तब तक इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, लेकिन एट द एंड तुम मेरी ही बन के रहोगे। अब हिमानी को समझ आता है कि एक्चुअल लफड़ा क्या है। वो बोलती है, ओ तो मैटर ये वाला है, फिर तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ। बेचारी साइड हट जाती है। अब वहाँ से प्रज्ञा आती है उस लड़के के सामने, पता नहीं हिम्मत वहाँ कहाँ से आ जाती है। बोलते हैं, यू लिसन रॉकी, पहली बात तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, दूसरी बात बेशक उस हॉस्पिटल में या फिर उस कॉलेज में फ़र्क करती हूँ जहाँ तुम्हारे पापा प्रिंसिपल है, लेकिन अपने दम पे
और जो तुमने मेरे पापा को डरा धमका के उनसे रिश्ते के लिए हाँ करवाया ना, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम जैसे गुंडे मवाली से मैं शादी करूँ, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन तुम्हारी होना कभी भी नहीं। हिमानी देखती है क्या डायलॉग मारा मैडम ने, वाह वाह। उसका मन तो करता है कि वो ताली हो जाए, पर कंट्रोल करके रखती है खुद पे। प्रज्ञा शांत नहीं होती, वो और बोलती है, और हाँ, तुम्हारी इन धमकियों से मेरे पापा डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। बहुत देखे तुम्हारे जैसे और बहुत देखे तुम। नाउ यू गेट लॉस्ट। समझ आया तुम्हें? दोबारा अपना ये फेस मेरे सामने लेके मत आना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी और इतने सारे केस तुम्हारे ऊपर लगाऊंगी कि तुम और तुम्हारे पापा निकालते रह जाएंगे जेल से, लेकिन कभी निकलोगे नहीं। तभी वो लड़का जो था वो हंसता है, बोलते अच्छा तो तुम मुझे जेल में डालोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे जेल में डालो। हिम्मत की तुम बात मत करो, हिम्मत तो इतनी है। तो ये लड़का बोलता है बस बस बस, और बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ शब्दों में तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम बस मेरी हो, ना तुम किसी और की तरफ देखोगी और ना ही मैं किसी और को तुम्हारी तरफ देखने दूंगा। समझ आया? चाहे मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन तुम सिर्फ और मेरी रहोगे। तभी वहाँ से प्रज्ञा बोलती है, अगर इस दुनिया में तुम आखिरी इंसान भी रहे ना, तब भी मैं तुम्हारी नहीं होंगी। यही बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब आती है हिमानी की बारी। अब प्रज्ञा अपने दोनों हाथ फोल्ड करके हिमानी की तरफ खड़ी होती है। मिस हिमानी, आपको ज़्यादा शौक है मेरे मामलों में इंटरफेयर करने का, है ना? सॉरी, मेरे मामलों में नहीं, हर किसी के मामलों में इंटरफेयर करने का आपको ज़्यादा शौक है। आप एक समाज सेविका हो क्या कि हर किसी की मैटर सॉल्व करोगी? क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे आप वो मैम ऐसी कोई बात नहीं है। वो मतलब बहुत बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मेरा मतलब मैम वो बहुत अजीब तरीके से आपको पकड़े हुआ था। अब आपकी जगह कोई और भी होती तो मैं ऐसे ही हेल्प करती। देखो मैं इंसान हूँ, और मैंने बोला कि मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो बाहर आ जाता है खुद ब खुद, और मैं खुद ही हेल्प करने के लिए चले जाती हूँ। मेरी गलती है, मैंने माना मुझे आपके लफड़े में नहीं कूदना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। मैंने आपको 1000 बार फ़ोन किया है, 1000 बार, लेकिन आपके तो समझ कुछ आता ही नहीं है। हिमानी, आप जाइए अपना सेशन अटेंड कीजिए। ये बोल के हिमानी तो चली जाती है अपना सेशन अटेंड करने, और वहाँ प्रज्ञा प्रज्ञा अभी भी खड़ी होती है। वो फिर से किसी को कॉल करती है, किसी से बात कर रही होती है। वहाँ हिमानी जाके उस शीशे से देख रही होती है। वो लड़की मतलब जो तन्वी होती है, बोलती है क्या यार, तो मैडम के लफड़े में भी कूद गई, क्या प्रॉब्लम है तुझे? यार वो लड़का कैसे बात कर रहा था यार मैम से अपने सामने, वैसे अच्छा थोड़ी लगता है। अरे मुझे पहले से बताए, क्या मतलब? अरे वो लड़का प्रिंसिपल का बेटा है, मुझे पहले से पता है, और वो मैंने कई बार कॉलेज में भी देखा है। अच्छा, मैंने क्यों नहीं देखा? हाँ तो तू अपनी स्टडी पे ज़्यादा रहती है ना, इसलिए नहीं देखा होगा। वैसे यार दाद देनी पड़ेगी तेरी, चाहे किसी का भी मैटर हो, तू हर मैटर में कूद जाती है। कभी मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो तू हेल्प करने आएगी ना? अरे बिल्कुल आऊँगी यार, कैसी बात करती, तू इकलौती दोस्त है मेरी। अब तो तेरे साथ नंबर भी एक्सचेंज हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब ले अपना सेशन। लेकिन सेशन तो ख़त्म हो गया होता है, और वो वार्ड भी आखिरी होता है। तभी जो सारे स्टूडेंट होते हैं उनको एक तरफ जो एक रूम बना होता है वहाँ लेके जाते हैं। सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स वहाँ खड़े होते हैं, और फिर से प्रज्ञा बोलना स्टार्ट करती है कि ये आपका लास्ट सेशन था, और ये हॉस्पिटल में आपका लास्ट विजिट था। इसके बाद में आपकी कुछ टाइम तक कंटिन्यू क्लासेस लगेंगी और बीच में टेस्ट भी होते रहेंगे, लेकिन ये जो आपने विजिट किया है इसका आपका एक वाइवा होगा, साथ में एक टेस्ट भी होगा। तो कल आपका टेस्ट है, आज आपको हम जल्दी छोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि आपको घर जाके प्रिपरेशन करनी है। जो भी हुआ, जिसने भी लिखा हो वो पढ़े, जिसने खुद से याद किया है वो करे। आप इंटरनेट का यूज़ ले सकते हो, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन कल आपके जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपके फ्यूचर में ऐड हो जाएंगे। सब लोगों को समझ आ गया ना? यही बोलती है। तभी भाई प्रज्ञा फिर से बोलती है, लेकिन आपकी एक क्लास 1 घंटे की मेरी रहेगी, तो सब लोग बस में जाइए, बैठिए, वहाँ से हमें निकलना है कॉलेज, एक क्लास लेनी है आपको, उसके बाद आपकी छुट्टी। यही बोल के सारे लोग जा रहे होते हैं। अब हिमानी ने तो भाई तन्वी का हाथ पकड़ा होता है, बोलती है यार मतलब मैडम क्लास ले रही है, हाँ तो चलना जल्दी। क्या चलना? मैं क्लास कैसे ले सकती हूँ, क्यों नहीं ले सकती? मैडम ने तो मुझे 1 महीने के आई मीन 1 हफ्ते के लिए बोल रखा है कि मैं क्लास में घुसूँगी नहीं। तो मैं क्लास कैसे ले सकती हूँ? तो मैं क्या करूँ? अरे यार ले लेना, मैडम को कौन सा याद होगा, शायद भूल गई होंगी। ओह हो वो प्रज्ञा मैम है, प्रज्ञा मैम। मतलब 6 दिन में मुझे इतना पता चल गया कि वो इतनी खतरनाक है। तुम इतने टाइम से आ रहे हो तुम्हें नहीं पता? मैं कौन सा 15-20 दिन से आ रही हूँ, मुझे भी 8-10 दिन ही हुए।
खैर चलना, चलते हैं अपन बस में बैठते हैं। अब सारे लोग जो होते हैं, सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेसर, सारे बस में बैठ जाते हैं। इस बार भी जो सारे प्रोफेसर होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं, बाकी जो स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पे बैठ ही जाते हैं। वहाँ से वो बस निकलती है कॉलेज की तरफ, बहुत स्पीड में बस। सारे लोग मस्ती करते हुए जाते हैं क्योंकि आखिरी था हॉस्पिटल का, तो इस बार जो प्रोफेसर होते हैं वो भी बोल देते हैं कि तुम्हें जो करना तुम वो कर ही सकते हो। भाई लड़कों का तो वही है, गाना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने, और इतने अजीब अजीब तरीके से गाने गाते हैं कि एक पल के लिए तो प्रज्ञा को भी गुस्सा आती है कि क्या वाहियात लड़के हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हिमानी अपना सर झुका के कुछ सोच रही होती है, तभी बोलती है क्या हो गया, क्या सोच रही? नहीं यार, बस मैं थोड़ा रिमाइंड कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या सीखा इस हॉस्पिटल से। अच्छा, ऐसी भी करती है तू? हाँ, तभी तो मुझे याद होता है। हाँ यार, तो अच्छा आइडिया दे रही है, मैं भी ऐसी करूँ। बिल्कुल कर, सर अपना नीचे झुका और सोच तूने क्या क्या सीखा, देख तेरा रिवीजन हो जाएगा। यार बात तो तूने एकदम सही कही। अब यही बोल के वो दोनों अपना सर झुका के उड़ते हैं, लेकिन थोड़े ही बीच में जैसे ही वो बस पहुंचने वाली होती है कॉलेज, उससे पहले कम से कम 15 किलोमीटर पे बस का हो जाता है टायर पंचर। एकदम से झटके से बस रुकती है तो सब लोगों का बैलेंस खराब होता है। अब हिमानी ने तो अपना सर नीचे कर रखा होता है, उसका सर आगे वाली सीट पे पड़ता है। भाई उसके सर पे बहुत जोर से लगती है, आउच। तन्वी बोलती है तेरा बहुत घटिया आइडिया था ये। अरे यार मेरा क्या आइडिया, मतलब एक तो अच्छा दिया, गाड़ी में क्या हो गया मुझे क्या पता। अब जो लड़के होते हैं वो सारे उतर जाते हैं वहां से कि क्या हो गया क्या हुआ। जाके देखते तो भाई पीछे वाला टायर ही फट गया होता है। लड़के मतलब थोड़ा मजाक करते हैं कि भाई इन प्रोफेसर में इतना दम था कि पीछे वाला टायर ही फाड़ दिया साला। मस्ती सी कर रहे होते हैं। और शिवानी ये सुन लेती, बोलती यार कितने बेकार लड़के हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों क्या हुआ? बोल रहे हैं कि मतलब टीचर में इतना दम था कि पीछे का टायर ही फट गया। उधर से तन्वी भी हंसती है, यार बात तो सही कह रही है, मतलब इतने दिन में नहीं फटा, लेकिन ये पीछे बैठे तब से टायर फट गया। सही बात बोली है। हो गया तेरा, मतलब कुछ भी उनकी तरह उनकी वो ले रही है। अरे ऐसी मजाक कर रही हूँ, छोड़ ना, चल बाहर चलते हैं, वैसे भी गर्मी लग रही है इस बस में। हाँ चल चलते हैं। अब वो सब जाते हैं, वो क्या जंगल का थोड़ा एरिया सा होता है। उधर से प्रज्ञा भी निकलती है। प्रज्ञा बोल देती है सारे स्टूडेंट को कि अभी टायर चेंज होगा, सारे लोग एक तरफ खड़े हो जाइए, और हाँ कोई मस्ती या मजाक नहीं, शांति से अपना बर्ताव शांत रखिए। यही बोल के सारे लड़के खड़े होते हैं, पर लड़के कहाँ ही सुनने वाले होते हैं। अब वो भी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। हिमानी एक तरफ होती है, प्रज्ञा भी अपने साथ मतलब प्रोफेसर के साथ खड़ी होती है, वो बातें कर रहे होते हैं अलग ही अपनी। और उनमें से एक प्रोफेसर पूछती है कि ये वही था ना रॉकी? हाँ यार वही था। तो ये यार मतलब तुम बोल क्यों नहीं देती प्रिंसिपल से? बोल रखा है, 1000 बार बोल रखा है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेते। मतलब बेटा है, लाडला है यार मेरे। तो ये मतलब तुम्हारे घर तक, हाँ क्या है, आज मेरे पापा का फ़ोन भी आया था, बोल रहे थे शादी करने की, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ यार, एक अनपढ़ गँवार। चलो वो छोड़ो, किसी की इज्जत नहीं। मैं तो इतना भी सुना है कि किसी का मर्डर भी करके आया। व्हाट? हाँ, लेकिन वही है ना कि कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा है, वो भी गवर्नमेंट, तो बचा लिया अपने बेटे को। लेकिन इनको लगता है कि हम इनके पैसों पे मरते हैं, है ना। मुझे धमकी दे रहा था कि तुम मेरे पापा के कॉलेज में जॉब करते हो। अरे भाई मैं क्या पैसे दे के लगी हूँ क्या, या फिर इनके लोगों की चापलूसी करके लगी हूँ? एग्ज़ाम दिया था जब जॉब लगी है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे यार मुझे आज भी याद है जिस दिन तुम पहली बार आई थी ना कॉलेज में, और ये इसका भी एंट्री हुई थी, इस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। उसी दिन ये अपने पापा के पास गया था, मैं वहीं बैठी थी। इसने बोला कि जो नई लड़की आई है उससे शादी करनी है। हाँ मुझे पता है, उसी दिन से इसने मेरा जीना हराम कर दिया। उसी दिन ये मेरे घर रिश्ता लेके पहुँच गया था। उन बातों को 1 साल हो गया। अच्छा तो 1 साल तक ये तुम्हें परेशान कर रहा है अभी भी? तो यार तुम कंप्लेन क्यों नहीं करते थे? मैंने बोला है कई बार, प्रिंसिपल को समझाया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लेन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सुनने वाले हैं नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो, ये लास्ट है। अब तुम लास्ट कंप्लेन ही कर देना। ठीक है। अब इतने में जो पहिया है वो चेंज हो जाता है। जो ड्राइवर बोलता है कि मैम आप सब लोग बैठ जाइए, तो पहिया चेंज हो गया। सारे बच्चे दोबारा से उठ जाते हैं। अब की बार जो प्रोफेसर पीछे बैठे होते हैं वो सारे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सब आगे बैठते हैं। तभी जो स्टूडेंट है वो हंसते हैं कि भाई फिर से भैया वंचन हो जाए, इसलिए सारे स्टूडेंट ने सीट ही चेंज कर ली। अब आगे बैठे, अब देखते ही देखते वो जो बस थी वो कॉलेज पहुंच जाती है। वहाँ जाके सारे स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब जो लास्ट क्लास होती है वो होती है प्रज्ञा की। थोड़ी देर बाद ही प्रज्ञा क्लास में एंटर हो जाती है, लेकिन क्लास में होती है हिमानी। प्रज्ञा की बस एक नज़र हिमानी की तरफ, हिमानी अपना सर झुका लेती है। अब प्रज्ञा पढ़ाना स्टार्ट करती है। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था आपको पता ही होगा। मैम हमें पता है, लेकिन आज मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं एनाटॉमी पढ़ाऊंगी। क्या? सारे स्टूडेंट बोलते हैं यस।
कुछ दिन के लिए आपके एनाटॉमी के सर नहीं आएंगे तो मैं साथ में एनाटॉमी भी पढ़ाऊँगी। तो आपके जो 5 घंटे हैं वो मेरे साथ स्पेंड होंगे कल से। भाई ये सुनने के बाद तो स्टूडेंट इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पसंद होती है भाई प्रज्ञा, उसका लुक ही अलग होता है, क्या दिखने में एकदम कमाल की बंदी होती है। हिमानी को बुरा लगता है यार, मतलब ठीक है खुद की क्लास में तो नहीं आने देती, अब मुझे एनाटॉमी की क्लास में से भी बाहर निकालेगी, मेरा तो लॉस ही लॉस है। वो बेचारी दुख में बैठी होती है। अब प्रज्ञा पढ़ाना स्टार्ट करती है, वो पहला ही टॉपिक ले लेती है हार्ट का। देखिए अभी सारे टॉपिक्स आपको जहाँ से सर ने पढ़ाया है वहीं से मैं एक स्पेसिफिक जो बॉडी के पार्ट्स हैं बस उनके ऊपर थोड़ा आपका गौर करूँगी और अच्छे से पढ़ा देंगे, यही बोल के वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब वो हार्ट की भाई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फिर पढ़ाना स्टार्ट करती है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती है। अब हिमानी का सर नीचे होता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है, प्रज्ञा ने बोला होता है कि वो 7 डेज़ तक क्लास में एंटर नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी वो क्लास में बैठी होती है। इस बीच में जब प्रज्ञा पढ़ा रही होती है तो हिमानी खड़ी हो जाती है, बोलते है कि वो मैम। तभी प्रज्ञा बोलते हाँ बोलिए मिस हिमानी, अब क्या प्रॉब्लम है आपको। वो मैम वो मैं क्लास में, हाँ तो बोलिए। वो आपने बोला था कि मैं नहीं आ सकती 7 डेज़ तक, तो मैं जा रही हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठिए, मेरी क्लास नहीं है, एनाटॉमी की क्लास है, पता है ना आपको। यस मैम। तो शांति से बैठ के पढ़ाई कीजिए, फोकस ऑन योर स्टडी। इसके अलावा और चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और भी लोग होते हैं उन चीज़ों पे ध्यान देने की, अभी आप इतने काबिल है नहीं कि आप हर चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। यस मैम। यही बोल के हिमानी बैठ जाती है। अब वो पढ़ती है भाई आराम से, मैम ने तो बोल दिया होता है पढ़ लो। उससे पहले जो प्रज्ञा उसका सवाल ही होता है कि हार्ट क्या करता है, बोलो हार्ट क्या करता है। हाँ मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ हार्ट करता क्या है। जैसे लोग तो यही बोलते हैं मैम बस ये धक धक करता है और जब प्यार होता है तो ये टूट जाता है। भाई हार्ट में हड्डियाँ नहीं होती तो वो टूटेगा कैसे। कुछ लोग अलग जवाब देते हैं, कुछ लोग अलग जवाब देते हैं। उन्हीं में से ही खड़ी होती है फिर से हिमानी कि मैम मैं आए। अब हिमानी बोलना स्टार्ट कर दिया। मैम एक्चुअली हार्ट का काम ब्लड पंप करना होता है, आई मीन ब्लड पंपिंग। और ये डबल बॉडी सर्कुलेशन है, मतलब हमारी बॉडी में जो हमारे गंदा खून है उसको ये लंग्स तक भेजता है, वहाँ से साफ़ खून लेता है और उसे पूरी बॉडी में भेज देता है। तो हार्ट का काम यही होता है। ये पूरे एक दिन में 1 लाख के समथिंग धड़कता है। ये जब जब धड़कता है तब तब इसमें वाल्व्स होती हैं जो ओपन होती है और उस टाइम पे जो उस हार्ट के अंदर ब्लड होता है वो एक दूसरे पे मतलब ऊपर नीचे पंप होता है, और जब ये पंप होता है उसी टाइम पे लव डव की आवाज़ आती है। प्रज्ञा बोलती है बस बस आप बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप ही मुझे सब कुछ बता दोगी तो बाकी स्टूडेंट को मैं क्या बताऊँगी। आई नो कि आपको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है मिस हिमानी। अब हिमानी वही थोड़ी उड़ने लग जाती है कि नहीं मैम वो क्या है ना, मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। प्रिपरेशन तो इन बच्चों ने भी की, बट इतना तो इनको भी नहीं पता जितना आपको पता है। वो मैम उसका मुझे नहीं पता, ठीक है आप बैठ जाइए। अब हिमानी आई मीन जो प्रज्ञा है वो खुद बोलना स्टार्ट कर दी है कि हार्ट का मेन काम ब्लड पंप करना ही होता है। आप जो सोचते हो ना कि हार्ट का काम भाई प्यार होने पे टूटना जुड़ना, हार्ट को कुछ फील नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जो आपको प्यार के टाइम पे फील होते हैं। हमारा हार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करता है, इसके अलावा वो ब्लड को साफ़ करता है, गंदा खून फेफड़ों तक पहुँचाता है, और जो साफ़ खून है उसे फेफड़ों से लाके दोबारा से बॉडी में पहुँचाता है। इसका यही काम होता है और यही सर्कुलेशन चलता है जिसे हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। इतने में 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तभी जो प्रज्ञा है वो पूछना स्टार्ट करती है कि कल के लिए किसी को कुछ पूछना है हॉस्पिटल से रिलेटेड तो वो अभी पूछ सकता है, क्योंकि कल के बाद में आपके जो मार्क्स बनेंगे वो आपके मेन एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे। तभी भाई बहुत सारे स्टूडेंट पूछना स्टार्ट करते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आया था, हमें ये वाला पोस्टमार्टम वाला समझ में नहीं आया था। जो बोलते हैं कि मैम वो डिलीवरी रूम वाला हमें कुछ ठीक से समझ नहीं आया था। देखिए आपको जो बेसिक नॉलेज लेनी थी वो आपके पास अवेलेबल है, जितना आपको समझना था वो समझ लिया है। ये सिर्फ एक विजिट था जो आपको हर एक वार्ड तक लेके जाए और ये बताना कि वार्ड्स में होता क्या है। आपको ये तो पता चले कि डिलीवरी रूम में आखिर होता क्या है, पोस्ट नेटल रूम में होता क्या है, नियोनेटल रूम है क्या, और जो गायनी वार्ड है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, किस टाइप के पेशेंट रखे जाते हैं। हमारा मेन मोटिव यही था
कि आपको ये फील करवाया जाए कि किस वार्ड में किस टाइप के पेशेंट होते हैं। और बाकी जो नॉर्मल नॉलेज है वो आपको है अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना भी डीपली नहीं जाना है कि हाँ हमने कैसे करके वो स्टिचेस लगाए या फिर कैसे करके बच्चा बाहर आया, इस बात की नहीं है ज़रूरत, नहीं आपसे इतना कुछ पूछा जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आना है। जब आपका ये 1 साल कंप्लीट होने पे आएगा, इसके बीच में भी आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी कई बार लगाई जाएगी क्योंकि धीरे-धीरे ही सीखेगा इंसान। यस मैम, ठीक है मैम, फिर तो हमें सब कुछ आता है। यही बोल के प्रज्ञा वहाँ से निकलती है। तो बाकी सारे स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी उस क्लास से निकल जाते हैं कि भाई फाइनली हॉस्पिटल विजिट तो ख़त्म हो गई। आज का दिन है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कल हमारे टेस्ट होंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम में, और वैसे भी मैम ने कहा है बेसिक पूछेंगे। मज़े आ गए। उधर से तन्वी भी बोलती है, वैसे तुम्हें तो सब कुछ याद होगा ना? हाँ, सब कुछ याद है। क्या पूछना है वैसे? तुम्हें पता है कि पोस्ट नेटल वार्ड में क्या होता है? ऑफ कोर्स, उस नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट नेटल। अच्छा, और तुम्हें पता है कि प्री नेटल में क्या होता है? ऑफ कोर्स पता है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं पता है मुझे। तो फिर अब चलें? देख टाइम हो गया। अब वहाँ से सारे लोग निकलते हैं। लेकिन हिमानी की नज़र जाती है कि मैम है नहीं, वैसे तो वो उनके साथ ही निकलती है घर को जाने के लिए। लेकिन इस टाइम पे मैम कहाँ है? स्कूटी वहीं है। तो वो इधर-उधर झाँकने लगती है, तभी उधर से तन्वी बोलती है, क्या हुआ? चल ना। रुक मैं अभी आती हूँ। अरे अब फिर से कोई आफ़त मत मोल लेना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। यही बोल के हिमानी जाती है प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, क्योंकि जो लड़के ने बोला होता है ना, यही सुनने के बाद तो वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। वहाँ जाके देखती है कि यस, जो प्रज्ञा है वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर होती है। वहाँ प्रिंसिपल से बात करती है कि सर, मैंने कितनी बार फ़ोन भी किया है आपके बेटे को, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उनके साथ शादी करने में। इवन मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरा ऐसा मन भी नहीं है। लेकिन आपका बेटा मानने को तैयार ही नहीं है। आज जो उसने हॉस्पिटल में हरकत की है, उसके बाद मैं खुद उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि बेटा मैं समझा दूंगा उसको, तुम इस बार छोड़ दो उसे बेटा, प्लीज़ मेरे खातिर ही छोड़ दो। सर पिछली बार भी आपकी खातिर ही छोड़ा था, उससे पिछली बार भी आपके लिए ही छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें तो दिन पर दिन बदलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आज उसने जो हरकत की सारे स्टूडेंट के सामने, आपको इस बात का थोड़ा सा भी एहसास है कि मुझे कैसा लगा होगा? सारे स्टूडेंट के सामने, जो स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो स्टूडेंट मुझसे डरते हैं, और उनके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया उसने, तो वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? देखिए मैं समझ रहा हूँ प्रज्ञा जी आपकी बातें, लेकिन वो है ना कि एक दिल का मारा इंसान है। अब मैंने आपको भी तो समझाया था। क्या समझाया था सर? आपको अच्छे से पता है कि आपका बेटा कैसा है, उसकी हरकत क्या है और वो किस टाइप का है। उसके बाद भी आप एक पढ़े लिखे इंसान के साथ, एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी करने की सोच रहे हो। आप इतना तो सोच ही सकते हैं ना? मैं समझ रहा हूँ बेटा, शादी के बाद वो सुधर नहीं सुधर सकता सर। तो पेरेंट्स हो ना, आप यही बोलोगे कि आपका बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा। क्या पता शादी के बाद उसकी और हरकत बदल जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके बेटे की शादी मुझसे तो क्या, किसी से भी ना हो, क्योंकि अगर उसने किसी और से शादी की तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही है। जो इंसान है, अरे उसने, आपको पता भी है बेटा, और मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि उसके पास एक मर्डर का, नहीं बेटा वो झूठी अब बात है। अच्छा ठीक है सर, वो आपका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं हाथ छोड़ के आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझसे अपने बेटे को दूर रखिए। अगर आइंदा से वो मेरे बीच में पड़ा तो मैं भूल जाऊँगी कि वो आपका बेटा था और मैं उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन ले लूँगी। और उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं रहेगा। यही बोल के प्रज्ञा उस रूम से बाहर निकल जाती है सीधे, लेकिन उसकी एक नज़र भाई वो हर तरफ देखती है, पड़ती है हिमानी की तरफ, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, सुन रही होती है। प्रज्ञा हिमानी की तरफ फेस करती है कि मिस हिमानी, आप यहाँ कर क्या रही हो? वो मैम, मुझे प्रिंसिपल सर से कुछ काम था। अच्छा, तो आपको इतना सा भी नहीं है क्या कि ऐसे छुप के किसी की बातें नहीं सुनी जाती? अब वो मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। अच्छा, इस यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होके कर क्या रही थी आप? वो मैं बोला ना, मुझे प्रिंसिपल सर से काम था और आप अंदर थी, इसलिए मैं यहीं खड़ी हो गई। अच्छा, क्या बोलूँ मैं आपसे? आप तो दिन पर दिन अपनी हरकतों को और बढ़ाती जा रही हैं। देखिए मिस हिमानी, अब वो मैं समझ रही हूँ, आई एम सॉरी, वो आई एम रियली सॉरी। अब प्रज्ञा सिर्फ हिमानी को एक नज़र देखती है और उसे पता होता है कि इससे कुछ कहना भी बेकार है, ये सुनती तो है नहीं।
और नहीं इसके समझ में आने वाला है। लेकिन वो ये भी सोचती है कि मैं हमेशा इस पे ही क्यों गुस्सा करती हूँ, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। अब हिमानी सोचती है आज सुनाया नहीं यार ज़्यादा, अच्छी बात है, क्या छोड़ मुझे क्या ले देना। वो खुद भी अपनी गाड़ी निकालती है और वहाँ से प्रज्ञा पहले ही निकल जाती है अपनी गाड़ी लेके। अब हिमानी धीरे धीरे जाती है भाई आराम से टहलते टहलते, क्योंकि आज उसका हॉस्पिटल का ख़त्म हो गया होता है। आज उसे थोड़ा अच्छा भी लगा होता है। प्रज्ञा से डांट जो कम मिली होती है, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है प्रज्ञा के कि यार इसकी लाइफ में एक ऐसा लड़का है जो उसको इतना परेशान करता है। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी कहाँ तक जाती है और क्या रंग लेके आती है, कब सुनाई देगा प्रज्ञा या हिमानी को एक दूसरे का मुरमुर। ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी तो धड़कन एक मुरमुर एंड लाइक कमेंट करना भी ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना और मेरा दोनों का ध्यान रखिए और एड्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच।